अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अमेरिका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। खालिद हमीद 2 रोज की छुट्टी पर हैं, इसलिए आज खबरों के साथ बहजत जलानी हाजिर खिदमत है तमाम ईद मनाने वालों के लिए मुबारकबाद और बेहतरीन दुआओं के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। खबरों से आगाज करते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी बाज़ हिस्सों में ईद के इज्तिमात हुए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। इसी तरह कराची में भी बोहरी बरादरी की जानिब से ईद उल फितर मनाई जा रही है, जिसके लिए सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का इनेकाद सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना में हुआ। मस्जिद नबवी में हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की, जिसके लिए मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी इहातों समेत करीब वाक़े सड़कों पर भी नमाज की अदायगी के लिए एहतमाम किया गया था, जबकि मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। दुनिया भर से मुस्लिम बरादरी को ईद के मौके पर मुबारकबादों के पैगामात भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा कि रवां साल ईद उल फितर के मौके पर हम दुनिया भर में उन लाखों बेघर अफराद और पनाह गजीनों को अपने दिलों में याद कर रहे हैं जो अपने खानदानों से अलग और अपने मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रोशन कल की उम्मीद रखते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी सदर बाइडन के बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिका में बसने वाले मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। आइए हम तमाम अकायद का एहतराम करने के अपने बुनियादी अज़्म के लिए अपनी लगन की तजदीद करें। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रमजान बहुत अहमियत का हामिल है। उनके बकौल कनाडा एक मुतनव्वे मुल्क है जहां हर कोई खुद को महफूज समझता है। मुस्लिम कम्युनिटी ने मुल्क के लिए कई खिदमात पेश की हैं और आज हम इन खिदमात की खुशियां मना रहे हैं। उनके खानदान की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की खरीदारी के लिए दी जाने वाली सहूलत में तोसी देने का इंदिया दिया है, जबकि रियाज ने इस्लामाबाद के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए फ्राहम करदा $3 अरब की माली मुआवनत की मुद्दत में भी तोसी का इशारा दिया है। इस बात का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के इख्तिताम पर जारी होने वाले एक मुश्तरका एलामिये में किया गया। रवां साल 10 अप्रैल को वजीर आजम मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ ने 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का पहला दौरा किया, जिसमें उन्होंने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी की। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को माली मुआवनत फराहम करने की बात एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पाकिस्तान को बढ़ते हुए मालियाती और तिजारती खसारे की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एतराफ किया कि साबिक हुकूमत की इदारों के साथ बाज़ गलत फहमियां पैदा हो गई थीं जो कि नहीं होना चाहिए थीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अली फुरकान को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि सारी की सारी बाप यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का साथ छोड़कर चली गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के आधे अरकान साथ छोड़ गए, तो कहीं तो हमसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि वो फौज के साथ सुलह के हामी हैं और लड़ाई के हक में नहीं, और अब चाहते हैं कि उनकी सुलह हो जाए। इस सवाल पर कि फौज के साथ इमरान खान हुकूमत का ऐसा क्या मसला पैदा हुआ जिस पर वो सुलह चाहते हैं, शेख रशीद ने कहा कि वो ये बयान नहीं कर सकते। शेख रशीद के मुताबिक कबल अज वक्त इन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि मुक्तदर कुव्वतें जामिन बने। वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के शुरका इंतखाबात की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जमहूरियत को कायम रखने का एक ही रास्ता है कि कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाएंगे, बसूरत दीगर न हम रहेंगे और न हुकूमत। और आइए अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस जंग की ताज़ा सूरत हाल के बारे में। यूक्रेन के हुकाम ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि आज पीर के रोज मैसूर शहर मारियोपोल से मजीद शहरियों का इनखला कामयाब हो सकेगा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को देर गए एक वीडियो पैगाम में कहा कि 100 से ज्यादा शहरी इतवार के रोज निकलने में कामयाब हो गए और वो पीर को ज़ेपोरिज़ा में पहुंचने वाले हैं। रूसी फौजियों के मारियोपोल के बाकी हिस्सों का कंट्रोल संभालने के बाद सैकड़ों शहरी, एक अंदाजे के मुताबिक 2000 यूक्रेनी फौजी एज़ोस्ताल स्टील वर्क्स में महसूर हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर इनखला के रास्तों पर गोलाबारी का इल्जाम आयद करते हुए इस जगह से शहरियों को निकालने की मुतअद्दिद पहली कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहली बार इस सरजमीन पर हकीकी जंगबंदी के 2 दिन आए हैं। यूक्रेन की नायब वजीर आजम ने
इज़ुस्ताल की सूरत-ए-हाल को एक हकीकी इंसानी तबाही करार दिया, जहां लोगों के लिए खुराक, पानी और जरूरियात और अद्वियात की कमी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार के रोज कहा है कि वो जंग से तबाहाल जनूबी बंदरगाह शहर मारियोपोल में रूसी अफवाज की तरफ से ब्लॉक किए गए स्टील प्लांट से 1000 यूक्रेनी शहरियों को निकालने के लिए महफूज राहदारी ऑपरेशन कर रहा है। ये ऑपरेशन रूसी और यूक्रेनी हुकाम के साथ रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के ताउन से ज़ुस्तल स्टील वर्क्स में इतवार के रोज शुरू हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के राब्ता दफ्तर ने कोई और तफसील नहीं दी ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन की सलामती को नुकसान न पहुंचे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी और 6 दीगर डेमोक्रेटिक कानून साजों ने हफ्ते के रोज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का गैर एलानिया दौरा किया और सदर ज़ेलेंस्की से 3 घंटे की मुलाकात की। पेलोसी रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से जंगजुदा मुल्क का दौरा करने वाले आला तरीन अमरीकी अहलकारों में से हैं। इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। कीव के दौरे के बाद पोलैंड पहुंचकर स्पीकर पेलोसी ने कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से वादा किया था कि हम इस जंग के जीतने तक आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वफ्द रूसी हमले के खिलाफ लड़ने के लिए अमरीकी अवाम की तरफ से उनकी क़यादत के लिए तारीफ का पैगाम लाया है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के तवानाई के वज़रा ने कहा कि वो पीर को हंगामी बातचीत करने का इरादा रखते हैं। यूरोपीय यूनियन मॉस्को के इस मुतालबे पर मुत्तहिद जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय खरीदार रूसी गैस की रूबल में अदायगी करें या उनकी सप्लाई मुनक़ता कर दी जाएगी। रूस को यूक्रेन पर हमले के बाद अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से आयद कई इक्तसादी पाबंदियों का सामना है। जर्मनी ने हाल ही में कहा है कि वो रूसी गैस पर इन्हिसार कम कर देगा। रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने मुतालबा किया है कि गैस की गैर मुल्की खरीदार निजी रूसी बैंक के अकाउंट में यूरो या डॉलर जमा कराएं, जो उसके बाद करेंसी रूबल में तब्दील हों। इसराइल ने रूस के वजीर खारजा के नाज़ीज़म और यहूद मुखालिफ तबसरों पर रूसी सफीर को तलब किया। सरगई लावरोफ ने एक इतालवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह दावा किया था कि यूक्रेन में नाजी अनासिर अब भी हो सकते हैं, चाहे मुल्क के सदर समेत कुछ शख्सियात यहूदी ही क्यों न हों। उन्होंने यह भी कहा कि हिटलर का ताल्लुक भी यहूदी नस्ल से था। इसराइल के वजीर खारजा यायर लपिड इस बयान को एक नाकाबिले माफी और एक खौफनाक तारीखी गलती करार देते हैं। लपिड का सख्त रद्द-ए-अमल पीर को एक बयान में सामने आया। यह यूक्रेन की जंग पर इसराइल के उस मौक़िफ़ के बरअक्स है जहां उसने गैर जानिबदारी बरकरार रखने की कोशिश की है। जर्मनी ने कहा है कि वो रूसी फॉसल ईंधन से छुटकारा पाने के लिए पेशरफ्त कर रहा है और तवक्को है कि मौसम गर्मा के आखिर तक रूस से खाम तेल की दरामदात से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगा। मईशत और आबो हवा के वजीर रॉबर्ट हेबेक ने इतवार को कहा कि यूरोप की सबसे बड़ी मईशत ने रूस के तवानाई शोबे की दरामदात में अपना हिस्सा कम करने के लिए तेल के लिए 12%, कोयले के लिए 8% और कुदरती गैस के लिए 35% कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात का मतलब मईशत और सार्फिन के लिए लागत में इजाफा है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम रूस के जरिए ब्लैकमेल नहीं होना चाहते तो ये इक़दामात बहुत जरूरी हैं। ये ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया जब यूरोपीय यूनियन रूसी तेल पर पाबंदी के लिए गौर कर रही है। ब्लॉक पहले ही अगस्त में रूसी कोयले की दरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर चुका है। और आइए अब कुछ और खबरें आपके लिए पेश करते हैं। अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान ने कहा है कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह खुंद ने ईद की नमाज इतवार को कंधार की ईदगाह मस्जिद में अदा की। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के मुताबिक तालिबान ने ईद पर मुल्ला हिब्बतुल्लाह का एक ऑडियो बयान भी जारी किया। ये ऑडियो बयान उनके ईद के खुतबे का है, जिसमें वो अफगान अवाम को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी और इस्लामी निज़ाम के नफाज का भी जिक्र किया। मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने अपने खिताब में मुल्क के दीगर मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाए। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर गुज़श्ता 6 साल में दूसरी बार इतवार को किसी अवामी इज्तिमा में सामने आए हैं। अफगानिस्तान में 2002 से जारी तनाज़ात की वजह से नकल मकानी कम हुई है, लेकिन कुदरती आफात से अफगानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात में इजाफा हो रहा है। इस साल नकल मकानी के इदाद शुमार के बारे में कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई, लेकिन अब तक हजारों अफराद पड़ोसी ममालिक से अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं, जिनमें ईरान और पाकिस्तान से आने वाले अफराद भी शामिल हैं। 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 8,22,546 अफराद तनाज़ात की वजह से अपने घर बार छोड़ गए। 34 सूबों में किसी न किसी सतह पर जबरी नकल मकानी रिकॉर्ड की गई। तालिबान के कायम मकाम वजीर तालीम ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में तालीम की हिमायत करे
طالبان کے قائم مقام وزیر تعلیم نور اللہ منیر نے اپنے عید پیغام میں کہا کہ بھارت میں 21 ملین نصابی کتابیں زیر طباعت ہیں اور جلد ہی انہیں اسکولوں میں تقسیم کرنے کے لیے افغانستان منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نصابی کتب 19 صوبوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین میں 50 لاکھ نصابی کتب چھپ چکی ہیں اور 7 صوبوں کے اسکولوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کابل صوبے میں 7 ملین نصابی کتابیں تقسیم کی گئیں۔ سیو دا چلڈرن نے کہا ہے کہ افغانستان میں خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمت میں گزشتہ سال جون کے مقابلے میں کچھ اشیاء کی قیمتوں میں تقریباً دگنا اضافہ دیکھا گیا اور بہت سے خاندان اور ان کے بچے اس رمضان میں صرف روٹی اور پانی پر زندہ ہیں۔ اسلام کے مقدس مہینے رمضان کو جشن، ہمدردی اور اتحاد کا وقت سمجھا جاتا ہے، لیکن ملک کی معیشت تباہی کے قریب ہے۔ افغان خاندانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بے روزگار، بے سہارا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مایوس کن اقدامات کا سہارا لے رہی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد سے روزمرہ اخراجات اور خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ بھارت کے بیشتر علاقے اس وقت زبردست ہیٹ ویو یا گرم لہر کی گرفت میں ہیں، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں کو بجلی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ عام طور پر بھارت میں مئی اور جون کے مہینے گرم ہوتے ہیں، لیکن رواں سال یہ سلسلہ مارچ کے اوائل سے ہی شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی وسطی بھارت میں اپریل ماہ میں درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ گزشتہ 122 برسوں کے دوران یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ مارچ میں بھی درجہ حرارت کافی بڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے 122 سال کا ریکارڈ ٹوٹا۔ ماہرین کے مطابق ماہ مئی میں ملک کے وسطی اور شمال مغربی حصوں میں درجہ حرارت اوسط سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران دلی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گرم لہر سے راحت ملنے کی امید ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گرمی کے قبل از وقت شروع ہونے کے متعدد اسباب ہیں، جن میں ایک سبب ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی حدت میں اضافہ بھی ہے۔ یورپ بھر میں شہری اور ٹریڈ یونینز نے یوم مئی کے مارچ کے لیے سڑکوں کا رخ کیا اور اپنی حکومتوں کو احتجاجی پیغامات بھی دیے۔ فرانس میں کارکنوں کے اعزاز میں دی جانے والی تعطیل کو نومنتخب صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف ایک ریلی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ترکی میں پولیس نے استنبول کے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی اور 164 افراد کو حراست میں لے لیا گیا جو ممنوعہ تقسیم اسکوائر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 1977 میں یوم مئی کی تقریب کے دوران قریبی عمارت سے ہجوم پر گولیاں چلنے سے 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرین میں روس کی جنگ کے خاتمے کے مطالبات کے ساتھ اطالوی مظاہرین کے لیے امن کے ساتھ ایک آؤٹ ڈور میگا کانسرٹ ترتیب دیا گیا تھا۔ سعودی عرب انصاف کے نظام میں اصلاحات کا خواہاں ہے، تاہم حکومت مخالف آوازیں قید و بند اور موت کی سزاؤں کا نشانہ بن رہی ہیں، جس سے ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انصاف کے نظام میں یہ تبدیلیاں کس حد تک ممکن ہوں گی۔ سعودی عرب میں اسلامی شریعت کے سخت قوانین لاگو ہیں، جن کو ملک کے نظام انصاف کی بنیاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک میں اصلاحات نافذ کی گئیں، جن کی وجہ سے مبصرین کا خیال ہے کہ ملک کی عدالتیں پہلے سے بہتر کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اس سلسلے میں عورتوں سے متعلق اور جج کی مجرمانہ سزاؤں کے تعین سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی گئی۔ ان تبدیلیوں کا اعلان گزشتہ برس ملک کے غیر اعلانیہ حقیقی حکمران ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا، جن کی مدد سے سعودی عرب اپنا ہدف یعنی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نائجیریا کی تجارتی دارالحکومت لاگوس میں ایمرجنسی سروسز نے پیر کو بتایا کہ ایک 3 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی، جن میں 8 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ مراکش کی جیل اتھارٹی 2017 سے اسلامک اسٹیٹ گروپ کے سابق جنگجوؤں اور دہشت گردی کے جرائم میں سزا یافتہ افراد کو ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی انتہا پسند نظریات کا خاتمہ دینے کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ پروگرام کے نئے گروپ نے گزشتہ ہفتے کلاسز کا کورس مکمل کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس اور دیگر ذرائع ابلاغ کو دارالحکومت رباط کے قریب سیل کی جیل میں ان کی گریجویشن تقریب کا مشاہدہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ پروگرام سے فارغ تحصیل ہونے والے قیدی جلد رہائی کے اہل نہیں ہو جاتے، لیکن ان کی شاہی معافی یا سزا میں کمی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب کورونا کے بارے میں کچھ خبر آپ کو دیتے چلیں۔ چین میں بیشتر افراد نے اس سال خاموشی سے یوم مئی کی چھٹی منائی، کیونکہ حکومت کا زیرو کووڈ نقطہ نظر سفر پر پابندی لگاتا ہے اور اس کے تحت متعدد شہروں میں لاک ڈاؤن بھی نافذ کر دیا گیا۔ بیجنگ میں تمام ریستوران
4 روز تک صارفین کے لیے بند کر دیے گئے اور چینی دارالحکومت میں پارکس اور سیاحتی مقامات کی گنجائش 50% تک محدود کر دی گئی۔ بیجنگ میں یونیورسل اسٹوڈیوز تھیم پارک نے کہا کہ یہ عارضی طور پر بند ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اسے ہفتہ سے بدھ تک 100 ملین ٹرپس کی توقع ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 60% کمی ہوگی۔ اور صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس پریس کور کی سالانہ تقریب کو اپنے 18 ماہ کے اقتدار میں ہونے والی تنقید کو اجاگر کرنے کے موقع کے طور پر لیا۔ انہوں نے اپنے پیش رو اور ریپبلکن پارٹی کو بھی کچھ ہدف تنقید بنایا۔ ہفتے کی رات وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کی اشاعیہ سے کووڈ وبا کے باعث 2 سال کا وقفہ ختم ہوا، اگرچہ ابھی بھی کووڈ کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ اور ہالی ووڈ سٹار اینجلینا جولی نے یوکرین کے شہر لویو کا غیر متوقع دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ایک کیفے میں بیٹھے بے گھر افراد سے ملاقات بھی کی۔ اینجلینا جولی اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے UNHCR کی خصوصی ایلچی ہیں، البتہ ان کے یوکرین کے دورے سے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ ان کا سرکاری دورہ تھا یا وہ نجی طور پر یوکرین میں موجود رہیں۔ لویو کے علاقائی گورنر میکسیم کوزسکی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں بتایا کہ یہ ان سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ تو جناب، یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی میں آپ کو کچھ بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے یہ سائٹ وزٹ ضرور کیجیے۔ منفرد رپورٹوں اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف امریکہ کا ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 پیر ترجمہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ تو خبروں کے ساتھ بہجت جیلانی کو کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ اب اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل ایک اور خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ اب اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔